हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? होप सो यू ऑल डूइंग वेल। तो आज का हमारा ये सेशन केवीएस एनवीएस इसकी जो डिटेल नोटिफिकेशन आउट हुई है इसी पर है। चलिए देखते हैं केवीएस एनवीएस का डिटेल नोटिफिकेशन क्या है, क्या एप्लीकेशन की डेट होने वाली है, क्या फीस होने वाली है, कितनी वैकेंसीज है, किस कैटेगरी की वैकेंसी है, क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, क्या सिलेबस होने वाला है, क्या एग्जाम का पैटर्न होने वाला है। लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने उन सभी फ्रेंड्स के साथ में जिन्हें इसकी ज़रूरत है। तो वेलकम गाइस, पाठशाला ऑफिशियल आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। केवीएस एनवीएस 14,000 प्लस वैकेंसीज। देखिए, ये केंद्रीय विद्यालय संगठन की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस ऑफिशियल वेबसाइट में आप जाएंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट में भी आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑलमोस्ट 57 पेजेस का पीडीएफ है। जिन लोगों को वो पीडीएफ देखना है, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। टेलीग्राम चैनल पर आप जा करके वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स। अब इसके अंदर क्या क्या होने वाला है देख लीजिए। इन्होंने केंद्रीय विद्यालय संगठन एवं नवोदय विद्यालय समिति के बारे में जानकारी दी है। देखते हैं क्या है जानकारी। कुछ हाइलाइटेड पॉइंट्स है। केंद्रीय विद्यालय संगठन is an autonomous organization under the Ministry of Education, Department of School Education and Literacy, Government of India। केंद्रीय विद्यालय संगठन जो है वो ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में काम करता है। सेकेंड चीज यहाँ दी गई है कि हेडक्वार्टर्स ऑफ ऑफिस एट न्यू दिल्ली। केवीएस का जो हेडक्वार्टर्स है वो न्यू दिल्ली में है। 25 रीजनल ऑफिस, 25 इसके रीजनल ऑफिस है। 1288 केंद्र विद्यालय, 1288 इनके केंद्र विद्यालय है जिसके लिए ये वैकेंसी आउट हुई है। एंड स्कूल्स अप टू क्लास 12 तक के स्कूल्स इनकी होती है जिसके लिए ये वैकेंसीज इन्होंने आउट की है। देन इन्होंने नवोदय विद्यालय के बारे में डिस्क्रिप्शंस दिया है। नवोदय विद्यालय समिति is also an autonomous organization under the Ministry of Education, Department of School Education and Literacy, Government of India। नवोदय विद्यालय समिति भी एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्क करती है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में। इसका हेडक्वार्टर नोएडा में है। 8 रीजनल ऑफिसेस हैं जो कि यहाँ मेंशन है कहाँ कहाँ इनके रीजनल ऑफिस है। एंड 653 जवाहर नवोदय विद्यालय इनके स्कूल्स है। इसको जेएनवी भी बोलते हैं यूजुअली और एनवीएस भी बोलते हैं। इनका जो स्कूलिंग है, स्कूल्स अप टू सीनियर सेकेंडरी लेवल यानी वही 12th स्टैंडर्ड तक इनका भी स्कूल्स हैं। एनवीएस जो है लोकेटेड मेनली इन रूरल एरियाज। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इनके जो स्कूल्स होते हैं वो रूरल एरियाज में होते हैं। एक होता है अर्बन और दूसरा होता है रूरल। अर्बन तो शहरी विभाग को कहते हैं और रूरल कहते हैं ग्रामीण विभाग को। तो जो इनके स्कूल्स होते हैं वो रेसिडेंशियल होते हैं और वो स्कूल्स रूरल एरियाज में ही मेनली लोकेटेड है। The teachers are required to stay in the Vidyalaya campus for which rent-free accommodation as available are provided। कि टीचर्स को इनके कैंपस एरिया के अंदर में स्टे करना होता है जो इनकी तरफ से फ्री प्रोवाइड किया जाता है। जैन वी जवाहर नवोदय विद्यालय एंड केंद्र विद्यालय संगठन के बारे में कुछ शॉर्ट इंफॉर्मेशन यहाँ पे मैंने बताई है जो डिटेल नोटिफिकेशन में आपको डिटेल्स में देखने के लिए मिल जाएगी। चलिए आगे देखते हैं कि क्या वैकेंसीज होने वाली है। इम्पोर्टेंट डेट्स
रजिस्ट्रेशन हमारा 14 नवंबर यानी कल से स्टार्ट हो चुका है। रजिस्ट्रेशन क्लोज 4 दिसंबर यानी दिसंबर की 4 तारीख को रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा। फीस डिपॉजिट ओपन सेम 14 नवंबर से ही आप फीस पे कर सकते हैं और फीस क्लोज 4 दिसंबर, जिस दिन आपकी एप्लीकेशन की डेट क्लोज होगी उसी दिन सेम डे आपका फीस का भी डेट क्लोज हो जाएगा। अब आ जाते हैं वैकेंसीज पर। वैकेंसीज सबसे पहले है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स। देखिए मैंने यहाँ पे सिर्फ ग्रेजुएट टीचर्स और प्राइमरी टीचर्स की ही वैकेंसीज कवर की हैं और बाकी वैकेंसी के लिए आप डिटेल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। तो हिंदी के लिए वैकेंसी है, इंग्लिश के लिए वैकेंसी है और संस्कृत के लिए वैकेंसी है, सोशल साइंस के लिए वैकेंसी है, मैथमेटिक्स के लिए वैकेंसी है, साइंस के लिए वैकेंसी है, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन के लिए वैकेंसी है, आर्ट एजुकेशन के लिए वैकेंसी है, वर्क एक्सपीरियंस के लिए वैकेंसी है एंड स्पेशल एजुकेटर्स इनकी वैकेंसी होगी। अब ये वैकेंसी किस कैटेगरी के लिए कितनी है ये इसके बाजू वाले कॉलम में यहाँ दिया हुआ है। आप देख सकते हैं यूआर मतलब अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है, ओबीसी के लिए कितनी वैकेंसी है, सी एंड एसटी के लिए कितनी वैकेंसी है और टोटल कितनी वैकेंसी है। उसके बाद में पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है, एलडी, वीआई एंड एचआई। तो पर्टिकुलर आप अपनी कास्ट के हिसाब से यहाँ वैकेंसीज दे सकते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम से वो सपोज या आपका ग्रेजुएशन हिंदी से हुआ है तो और आपकी कैटेगरी और इफ सपोज जनरल कैटेगरी है तो यहाँ आप चेक कर सकते हैं कि हिंदी की जनरल कैटेगरी में कितनी पोस्ट आई है, तो 8 पोस्ट आई है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से इंग्लिश की जनरल में 129 पोस्ट आई है, पीडब्ल्यूएस में 31 पोस्ट आई है, ओबीसी में 84 पोस्ट आई है और एससी में 47 एंड एसटी में 23, तो कुल मिला के 314 पोस्ट आई हुई है इंग्लिश टीचर की। तो अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप कैटेगरी में फॉर्म फिल कर सकते हैं, अदरवाइज आप जनरल में भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स की वैकेंसीज है इन केवीएस। नेक्स्ट वैकेंसीज देख लेते हैं क्या होने वाली है। तो नेक्स्ट वैकेंसी है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स इन एनवीएस। पहले केवीएस अब एनवीएस। एनवीएस में किसके लिए वैकेंसी आई हुई है, तो एनवीएस में भी हिंदी, इंग्लिश, सोशल स्टडी, मैथमेटिक्स, साइंस, फिजिकल एजुकेशन फीमेल एंड आर्ट, इसमें भी कैटेगरी वाइज वैकेंसीज है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है एंड देन टोटल दिया हुआ है कि टोटल वैकेंसी कितनी होने वाली है एंड देन पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है। तो अगर आप ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स हैं और आप केवीएस की जगह एनवीएस में अप्लाई करना चाहते हैं तो एनवीएस में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एनवीएस में भी काफ़ी सारी वैकेंसीज है। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स थर्ड लैंग्वेज इन एनवीएस। एनवीएस में देखिए थर्ड लैंग्वेजेस के लिए भी वैकेंसीज ओपन है, यानी फर्स्ट लैंग्वेज तो आपकी ऑब्वियस है इंग्लिश होने वाली है, देन सेकेंड लैंग्वेज जो भी आप चूज करते हैं एंड थर्ड लैंग्वेज जो भी वहाँ आपको एज एन ऑप्शनल मिल जाती है। तो उस थर्ड लैंग्वेजेस में कई सारी इंडियन मॉडर्न लैंग्वेज दी हुई हैं जिसमें से आप अपने ग्रेजुएशंस के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका ग्रेजुएशन इन पर्टिकुलर लैंग्वेजेस में से किसी भी लैंग्वेज में हुआ है तो आप एज अ थर्ड लैंग्वेज टीचर्स अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए कौन कौन सी वो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज है जिसके लिए वैकेंसीज ओपन हुई हैं, तो यहाँ आपको हम दिखा देते हैं। देखिए आसामीज है, बोडो है, गरू है, गुजराती है, कन्नड़ा है, खसी है, मलयालम है, मराठी है, मिज़ो है, नेपाली है, उड़िया है, पंजाबी है, तमिल है, तेलुगु है, उर्दू है, बंगला है एंड मणिपुरी है। अब इनके लिए भी पर्टिकुलर कैटेगरी में अलग अलग वैकेंसीज आई हुई हैं, पर्टिकुलर कैटेगरी उनके सामने दी हुई है, तो आप अपनी कास्ट के हिसाब से देख सकते हैं कि किस कास्ट में कितनी वैकेंसी आई हुई है और टोटल वैकेंसीज यहाँ पर दिया हुआ है टोटल
443 वैकेंसी है थर्ड लैंग्वेज के लिए ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स इन एनवीएस। अब इसके बाद आ जाती है स्पेशल वैकेंसी। प्राइमरी टीचर की वैकेंसी सिर्फ केवीएस में आई है, एनवीएस में नहीं आई है। नवोदय विद्यालय समिति या जवाहर नवोदय विद्यालय में नहीं आई है, सिर्फ और सिर्फ केंद्र विद्यालय में आई हुई है। तो केंद्र विद्यालय में प्राइमरी टीचर्स की कितनी वैकेंसीज आई है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले स्पेशल एजुकेटर्स, उनकी वैकेंसीज आई हुई हैं। देन प्राइमरी टीचर्स, देन प्राइमरी टीचर म्यूजिक की वैकेंसीज आई हुई हैं। अब अनरिजर्व कैटेगरी, उसके बाद में है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, देन है ओबीसी, सेम एज इट इज जैसे एनवीएस और केवीएस में टीजीटी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स की वैकेंसी आई है, सेम एज इट इज कैटेगरी की वैकेंसीज आई हुई हैं। आप यहाँ देख सकते हैं सभी कैटेगरी के अंदर में, अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर में 1079, ईडब्ल्यूएस में 268, ओबीसी में 724, एससी कैटेगरी में 402 और एसटी कैटेगरी में 201, यानी कुल मिला के 2684 वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी टीचर की आई हुई है। केंद्रीय विद्यालय में टीजीटी टीचर्स की जो लैंग्वेज की वैकेंसी थी उसकी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले है एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ स्कूल ऑफ केवीएस इन अ रेसिडेंशियल स्कूल फॉर एनवीएस। आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए केवीएस और एनवीएस की रेसिडेंशियल स्कूल में काम करने का। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज भी आपको होना चाहिए। वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी अदर रीजनल लैंग्वेज, इंग्लिश हिंदी या अदर रीजनल लैंग्वेज में काम करने का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। कुल मिला के बात यह है कि आपको कंप्यूटर लिटरेसी की नॉलेज होनी चाहिए और स्कूल में वर्क करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब आ जाते हैं कि जो लोग एज अ थर्ड लैंग्वेज टीचर या लैंग्वेज टीचर्स अप्लाई करने वाले हैं टीजीटी में, चाहे वो केवीएस की वैकेंसी अप्लाई कर रहे हो चाहे वो एनवीएस की वैकेंसी अप्लाई कर रहे हो, तो उनकी जो ग्रेजुएशन है उसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है वो हम यहाँ देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने, टीजीटी हिंदी में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं यानी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स एज अ हिंदी टीचर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ इन्होंने दिया हुआ है स्टडी हिंदी एज एन इलेक्टिव मेन सब्जेक्ट्स इन एटलीस्ट 3 years। यानी कुल मिला के बात वही है कि आपका जो ग्रेजुएशन है वो पूरा हिंदी में होना चाहिए या आपने एटलीस्ट 3 साल हिंदी पढ़ा होना चाहिए। सेम एज इट इज इंग्लिश की बात है कि अगर आप टीजीटी एज अ इंग्लिश टीचर अप्लाई कर रहे हैं तो स्टडी इंग्लिश एज एन इलेक्टिव मेन सब्जेक्ट इन एटलीस्ट 3 years। और सेम एज इट इज अगर आप किसी भी थर्ड लैंग्वेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कैंडिडेट शुड हैव स्टडी कंसर्न रीजनल लैंग्वेज एज अ सब्जेक्टिव इलेक्टिव सब्जेक्ट्स इन एटलीस्ट 3 years। किसी भी लैंग्वेज में, जैसे मैंने आपसे ऊपर बताया है, किसी भी मॉडर्न लैंग्वेज के लिए आप एज अ टीजीटी टीचर अप्लाई कर सकते हैं। तो किसी भी लैंग्वेज के लिए अगर आप एज अ टीजीटी टीचर अप्लाई कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपका 3 years बैचलर डिग्री उसमें होनी चाहिए, तब आप उसके लिए एलिजिबल होते हैं। सेम एज इट इज संस्कृत का भी दिया हुआ है, इसके अलावा आपके पास में बीएड होना चाहिए जो यहाँ दिया हुआ है। 4 years इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50 marks in the concerned subject as well as in the aggregate including BEd components। सेकेंड पॉइंट में दिया है उन्होंने बैचलर ऑनर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड institute university with at least 50 marks in concerned subject combinations of subjects as well as in the aggregate। Yeah, BA degree from NCT recognized institute university with at least 50 marks और 3 years integrated BEd MAd from NCT। तो BEd आपका होना चाहिए और ग्रेजुएशन आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में होना चाहिए, ये इनकी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। ये टीजीटी एज अ लैंग्वेज टीचर था। अब इसके बाद में टीजीटी एज अ मैथ साइंस एंड
सोशल स्टडीज के टीचर के लिए भी सेम चीज है। इनका पे स्केल भी देख लीजिए, पे स्केल भी इनका सेम ही होता है, यहाँ दिया हुआ है 44,900 से स्टार्ट होता है, 1,42,400 इनका पे स्केल अब तक के लास्ट होता है। अब यहाँ एज लिमिट भी दी हुई है, वो भी आप देख सकते हैं, नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर्स। ये एज लिमिट आइडियल एज लिमिट है। इसके बाद में जो रिलैक्सेशन मिलता है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखने ही वाले हैं। तो मैथ्स, साइंस, सोशल स्टडीज के लिए कोई डिफरेंस नहीं है, आपका बीएड होना चाहिए, आपका ग्रेजुएशन जो है वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में होना चाहिए। फॉर सपोज अगर आप मैथ्स टीचर अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो ग्रेजुएशन है वो मैथ्स में होना चाहिए। अगर आप साइंस में अप्लाई कर रहे हैं तो आपका ग्रेजुएशन साइंस में होना चाहिए। अगर आप सोशल स्टडी अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो ग्रेजुएशन है वो सोशल स्टडी में होना चाहिए। अब इसके अलावा क्वालिफाइड इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर सेकेंड कंडक्टेड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई, आपको ये सीटीईटी क्वालिफाई भी होना आपके लिए जरूरी है। अगर आप सीटीईटी क्वालिफाई नहीं है तो आप ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते। उसके बाद है कॉम्पिटेंस टू टीच थ्रू इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज, हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज में आपको सिखाकर या टीचिंग करती हुई आनी चाहिए। अ पर्सन विद बीएड स्पेशल एजुकेशन क्वालिफिकेशन shall undergo after appointment an NCT recognized 6 months special program in elementary education। अगर आप एज अ प्राइमरी टीचर अपॉइंट होते हैं और आपका जो बीएड है वो स्पेशल एजुकेशन में हुआ है तो आपको आफ्टर अपॉइंटमेंट 6 मंथ का एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोग्राम एनसीटी के थ्रू जो कंडक्ट किया जाता है वो करना कंपलसरी हो जाता है, बट आफ्टर अपॉइंटमेंट। तो ये टीजीटी की डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस थी जो हमने यहाँ देखी। अब हम प्राइमरी टीचर के लिए जो क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है वो यहाँ देखते हैं। देखिए इनका पे स्केल जो है वो 35,400 से स्टार्ट होकर 1,12,400 पर अब तक लास्ट है। देन इनकी जो एज लिमिट है वो 30 इयर्स आइडियल एज है। एज रिलैक्सेशन हम नेक्स्ट स्लाइड में देखने ही वाले हैं। अब इनकी जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ रिक्वायर्ड है वो हम देख लेते हैं। सीनियर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, इंटरमीडिएट यानी 12 with at least 50 marks and second year या 2 years diploma in elementary education by whatever name known from recognized institution। आपका 12th होना चाहिए, 50 मार्क्स या 50 मार्क्स से ज़्यादा आपका परसेंटेज होना चाहिए और 2 इयर्स का आपका डिप्लोमा होना चाहिए इन एलिमेंट्री एजुकेशन या जिस भी नाम से उसको जाना जाता है। जैसे बीएड को काफ़ी सारे नाम हैं, उसके जितने भी ऑप्शन है वो यहाँ पे दिए हुए हैं। बीएलएड भी चल जाएगा इन लोगों को और स्पेशल एजुकेशन भी इन लोगों को चल जाएगा, बट स्पेशल एजुकेटर्स और बीएलएड वालों को आफ्टर अपॉइंटमेंट 6 मंथ का एलिमेंट्री ब्रिज कोर्स जो एनसीटीई के द्वारा कंडक्ट किया जाता है वो करना कंपलसरी हो जाता है। देखिए यहाँ भी इन्होंने CT8 वाली शर्त लगाई है, देख लेते हैं क्या है कि qualify in the center teacher eligibility test paper 1 conducted by Central Board of Secondary Education CBSE। आप क्वालिफाई होने चाहिए CT8 पेपर 1 जो कि CBSE के थ्रू कंडक्ट किया जाता है। प्रोफिशिएंसी टू टीच थ्रू हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, हिंदी इंग्लिश मीडियम के थ्रू आप टीचिंग करके आपको आनी चाहिए। नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन कंप्यूटर, कंप्यूटर का नॉलेज आपको होनी चाहिए, कंप्यूटर लिटरेसी आपको होना चाहिए। और वही वाली चीज जो बीएड वालों को लागू होती है यहाँ भी लागू हो जाती है कि अगर आपका बीएड स्पेशल हुआ है तो आपको भी आफ्टर अपॉइंटमेंट 6 मंथ का ब्रिज कोर्स करना कंपलसरी हो जाता है जो कि एनसीटीई के थ्रू कंडक्ट किया जाता है। अब देखिए आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, एज रिलैक्सेशन। मिनिमम 18 ईयर्स ऑफ एज, मिनिमम 18 ईयर्स है। मैक्सिमम एज जो है तो हमने आइडियल एज ऊपर देखी है हर पर्टिकुलर वैकेंसी की
आइडियल एज डिफरेंट है, बट जो एज रिलैक्सेशन है वो यहाँ हम देख लेते हैं कि वो क्या होने वाला है। तो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब SC ST के लिए 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है। उसके बाद है OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस, उनके लिए 3 इयर्स का। देन वुमेन 10 इयर्स, यहाँ सबसे ज्यादा एज रिलैक्सेशन वुमेन को मिलता है। वुमेन किसी भी कैटेगरी की हो तो उन्हें 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। देन आता है रेगुलर NVS एम्प्लॉय, अगर कोई NVS ऑलरेडी एम्प्लॉय है और वो फिर से अप्लाई कर रहा है तो उनके लिए भी 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। रेगुलर KVS एम्प्लॉय, उनके लिए भी 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है अगर वो जनरल कैटेगरी से है। 8 इयर्स का दिया है अगर वो OBC कैटेगरी से है, और 10 इयर्स का दिया है अगर वो SC ST कैटेगरी से है। तो या एम्प्लॉय किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट में वर्किंग है तो उनके लिए भी सेम एज रिलैक्सेशन दिया है, यानी 5 इयर्स फॉर जनरल, 8 इयर्स फॉर OBC एंड 10 इयर्स फॉर SC एंड ST कैटेगरी। पर्सन विद बेसिक डिसेबिलिटी यानी PWD कैटेगरी से अगर आप है, SC ST OBC जनरल, तो आपके लिए अलग अलग एज रिलैक्सेशन दिए हुए हैं, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं 15 इयर्स है, 13 इयर्स है एंड देन 10 इयर्स है। तो आप डिटेल नोटिफिकेशन में अपनी कैटेगरी के हिसाब से ये चेक कर सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, सिलेक्शन किस तरह होगा और एग्जामिनेशन किस तरह से होने वाले हैं वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ इन्होंने सिलेक्शन का मोड बता दिया है। देयर विल बी 2 टायर एग्जामिनेशन फॉलोड बाय इंटरव्यू फॉर द फॉलोइंग पोस्ट। 2 टायर एग्जामिनेशन होंगे, यानी 2 मतलब एग्जामिनेशन होंगे। आपको फर्स्ट ईयर क्वालिफाई करना होगा, देन आप सेकंड ईयर के लिए एप्लीकेबल होगे, देन सेकंड ईयर क्वालिफाई करते हैं तो इंटरव्यू के लिए एप्लीकेबल होगे। द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बाय गिविंग weightage of 85% and 15% to the marks obtained by candidates in tier 2 and interview respectively. The interview will be of 100 marks. देखिए टीयर 1 जो है इनका वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफिकेशन के लिए है, उसके मार्क्स कहीं भी काउंट नहीं होंगे। आपके जो मार्क्स काउंट होंगे वो टीयर 2 से होंगे, यानी आपका टीयर 2 एग्जाम्स मेन एग्जाम्स हो जाता है, वहां से आपका 85% वेटेज लिया जाएगा और 15% वेटेज आपका इंटरव्यू से लिया जाएगा। इस तरह से आपका 100% वेटेज लिया जाएगा और उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट डिसाइड होगी एंड देन डिक्लेयर होगी। अब देखिए नेक्स्ट थिंग हो जाती है टीयर 1 का जो एग्जामिनेशन है वो कैसे होगा। तो इन OMR ऑब्जेक्टिव मोड, OMR शीट पे होगा, ऑब्जेक्टिव मोड रहेगी, MCQ टाइप क्वेश्चंस रहेगी। सिलेबस क्या क्या होने वाला है देख लेते हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ है पार्ट 1 जनरल रीजनिंग, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20, टोटल मार्क्स 60, यानी एक क्वेश्चंस जो है वो कितने मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए है। 20 क्वेश्चन का 60 मार्क्स। एग्जामिनेशन का टाइमिंग कितना है, 2 आवर्स दिया हुआ है। सेकेंड पार्ट है आपका न्यूमेरिक एबिलिटी, वो भी 20 क्वेश्चंस हो गए आपके 60 मार्क्स के लिए। थर्ड पार्ट है आपका बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी, वो भी 20 क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स के लिए। फोर्थ पार्ट है आपका जनरल नॉलेज, वो भी 20 क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स के लिए, यानी टोटल 4 पार्ट्स आपको 60 मार्क्स के दिए हुए हैं, जो कि कितने हो जाते हैं, वो हो जाते हैं आपके 240 मार्क्स। देन पार्ट 5 वो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, जिसमें 10 क्वेश्चन होंगे और वो 10 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स। देन सेकेंड लैंग्वेज जो आप चूज करोगे तो वो भी आपको 10 क्वेश्चन होंगे और वो भी 30 मार्क्स ही होंगे। तो इस तरह से टोटल आपके क्वेश्चंस हो जाते हैं 100 और उसके लिए आपको मार्क्स मिलते हैं 300, यानी 100 क्वेश्चंस के 300 मार्क्स।
देखिए यहाँ ये कंफ्यूजन होता है कि हमें जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, फर्स्ट लैंग्वेज तो इंग्लिश ही रहेगी, ये तो डिसाइड हो गया। सेकंड लैंग्वेज जो हम चूज करेंगे, क्या उसमें भी क्वेश्चंस हमें देखने के लिए मिलेंगे, या CT8 की तरह बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज में हमें क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। देखिए यहाँ इन्होंने वो चीज भी क्लियर कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 80 of question paper of tier 1 for all other posts will be bilingual in English and one of the 12 other भारतीय भाषा मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। जी हाँ, बाइलिंगुअल होने वाला है। एक तो इंग्लिश में रहेगा, दूसरा जो लैंग्वेज आप चूज करोगे उसमें रहेगा। पार्ट 4 यानी इंग्लिश वाले क्वेश्चंस इंग्लिश में ही रहेंगे। देख लेते हैं हम पार्ट 6 इसमें रहेगा। ऑब्वियस चीज है, पार्ट 6 आपका जो भी लैंग्वेज आप चूज करोगे उसी लैंग्वेज में आपको उसके क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद वाला हम पार्ट देख लेते हैं क्या होने वाला है। देखिए यहाँ पे इन्होंने दिया है कि इनको क्या एक्सपेक्टेड है हमसे अगर हम एज अ TGT या PRT टीचर अप्लाई करें। तो देखिए TGT अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो एक्सपेक्टेड नॉलेज ऑफ कैंडिडेट्स फॉर tier 1 फॉर द पोस्ट ऑफ TGT एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, फाइनेंस ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जूनियर, ट्रांसलेट, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 एंड सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट विल बी ग्रेजुएशन लेवल। ये जितनी भी पोस्ट यहाँ बताई गई है इनके लिए ग्रेजुएशन लेवल का नॉलेज इनको एक्सपेक्टेड है। इसके बाद वाला पॉइंट है एक्सपेक्टेड नॉलेज ऑफ कैंडिडेट्स फॉर tier 1 फॉर द पोस्ट ऑफ PRT। जो PRT में अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए इनको एक्सपेक्टेड नॉलेज क्या है, सीनियर सेकेंडरी लेवल यानी 12th लेवल का नॉलेज इनको एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा क्या चीज होने वाली है वो भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताई है। इन tier 1 each question carries 3 marks और क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए है। There will be negative marking for wrong answers in tier 1, 1/3 marks, I mean 1 marks will be deducted for each wrong answer। हर एक गलत क्वेश्चन के लिए आपका 1 मार्क्स डिडक्ट होगा यानी नेगेटिव मार्किंग है। उसके नीचे और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है, वो ये है there is no provision of re-evaluations for object OMR based examinations of tier 1, no request in the regard will be entertained for whatsoever the reason may be। री-इवैल्यूएशंस का आप ऑब्जेक्शन नहीं ले सकते। आप ये नहीं बोल सकते मेरा पेपर री-इवैल्यूएट करना है, मुझे दोबारा चेक करना है, मुझे आंसर शीट चाहिए, मुझे रिस्पॉन्सिव शीट चाहिए। जी नहीं, इनके पास में उसका कोई प्रोविजन नहीं है, ये आपको अवेलेबल या प्रोवाइड नहीं कर सकेगी। चलिए tier 2, इफ सपोज फॉर्चुनेटली आप tier 1 के लिए आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो tier 2 के लिए आप एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो tier 2 का क्या सिलेबस होने वाला है, किस तरह से एग्जाम्स होने वाला है वो देख लेते हैं। Will be bilingual in Hindi and English medium, however for the post PGT modern language and TGT the medium of test will be language concern। एक तो आपकी बाइलिंगुअल होने वाला है एग्जाम्स, दूसरा फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश रहेगी, दूसरी लैंग्वेज आपकी हिंदी रहेगी, या तो फिर जो भी लैंग्वेज आप चूज करते हो वो रहेगी। tier 2 for all the post will be subject knowledge examinations, combinations of pen paper and OMR based। देखिए ये बहुत ही सरप्राइजिंग है कि आपका जो tier 2 का एग्जाम्स है वो OMR शीट के साथ साथ पेन पेपर एग्जामिनेशंस भी होने वाला है। यानी इसका जो पैटर्न है वो किस तरह से है कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेगी 60 और डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे 10। जो 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसके जो मार्क्स रहेंगे वो रहेंगे 60 और जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है जो 10 है उसके मार्क्स रहेंगे 40। इस तरह से 60 + 40 100 मार्क्स का आपके 70 क्वेश्चंस रहेंगे। और यहाँ भी नेगेटिव मार्किंग है, जो यहाँ इन्होंने कही है बात
कि in objective type questions in tier 2 each question carries 1 mark and there will also be negative marking for wrong answer. 1/4 mark will be deducted for each wrong answer. ये इनकी स्कीम्स है फॉर टीयर 2. सेम चीज इन्होंने यहाँ भी कही है टीयर 2 के लिए कि इनके पास में कोई प्रोविजन नहीं है रीवैल्यूएशंस का. हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है. देखिए आप इसको और सीबीएसई की वेबसाइट हो, चाहे केवीएस की वेबसाइट हो, चाहे एनवीएस की वेबसाइट हो, तीनों ही वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं. ऑब्लिगेशंस है वो देख लेते हैं. ओनली इंडियन नेशनल्स आर एलिजिबल टू अप्लाई. इंडियन होने चाहिए आप सबसे पहले तो. कैंडिडेट शुड सबमिट ओनली वन एप्लीकेशन फॉर एज मेनी पोस्ट ही शी विश टू अप्लाई. आप जितने भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप एक ही एप्लीकेशन सबमिट करें. ये नहीं कि आप हर पोस्ट के लिए अलग अलग एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं. जी नहीं. डिटेल नोटिफिकेशन में आप इसे डिटेल में देख सकते हैं. Submit separate application for different posts. He may be allotted different examination center for which neither CBSE, KVS, NVS will be responsible. अगर आप हर पोस्ट के लिए अलग अलग एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो आपके अलग अलग सेंटर्स अलॉटेड होगी और उसके लिए केवीएस, एनवीएस, सीबीएसई कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा. इसलिए इन्होंने कहा कि आप जितनी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप एक ही एप्लीकेशन सबमिट करें. Multiple applications submitted by any candidate for a post may be cancelled and fee paid by such candidates will be forfeited. Candidates are requested to have a valid personal email ID and mobile number. ये तो सभी का होता है. फिर भी इन्होंने यहाँ ये बात कही है कि आप जब अप्लाई करें तो आपका वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए. The candidates will have to register themselves on the application portal and create their login ID and password before proceeding to fill online application form. जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो तो सबसे पहले आपको अपने आप को रजिस्टर करना है, अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट कर लेना है. The candidate should fill all the particulars in online application form very carefully. आप जितनी भी चीजें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में भरे आपको बहुत ही केयरफुली ध्यान से भरना है. In online applications and the original testimonials is her candidature is liable to be rejected. अगर उसमें कोई डिफरेंस होता है जो आपने ऑनलाइन फिल किया है और जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है इसमें अगर कोई डिफरेंस है तो आपकी कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा. Name of the candidate, date of birth and his or parents' name etc. should be spelled correctly in the application as it appears in the class 10th certificates as mark sheet. आपको नेम, डेट ऑफ बर्थ, पेरेंट्स की डिटेल, पेरेंट्स नेम ये सब एज 10th स्टैंडर्ड मार्कशीट और सर्टिफिकेट के हिसाब से ही फिल करना है. तो बड़े ध्यान से ये फॉर्म फिल कीजिएगा. अगर आपके नेम में कोई करेक्शंस हैं तो वो आप बाद में एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप वो करेक्शन करवा सकते हैं. अभी तो आपको एप्लीकेशन में फॉर्म एज पर आपके डॉक्यूमेंट्स यानी 10 के डॉक्यूमेंट्स ही फिल करना है. आ जाते हैं फीस पर. क्या फीस होने वाली है. देखिए मैंने यहाँ पे सिर्फ टीजीटी और पीआरटी के लिए ही फीस हाईलाइट किया है कि अगर आप एज अ टीजीटी टीचर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 1500 रुपीज प्लस 500 रुपीज यानी 2000 रुपीज फीस होने वाली है. अगर आप एज अ प्राइमरी टीचर अप्लाई कर रहे हैं तो भी आपको सेम फीस है 1500 प्लस 500. Applying for similar post in KVS and NVS both she will have to pay fees for single post. अगर आप एनवीएस में भी पीआरटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं एंड केवीएस में भी तो आपको सिर्फ एक ही जगह फीस पे करनी है. बल्कि ऐसा होने वाला नहीं क्योंकि केवीएस में एनवीएस में पीआरटी की वैकेंसी ही नहीं है बट टीजीटी के लिए वैकेंसी है. तो जो लोग टीजीटी में अप्लाई कर रहे हैं और दोनों जगह ही अप्लाई कर रहे हैं एनवीएस में केवीएस में तो उनको एक ही जगह फीस पे करनी है. नो एग्जामिनेशन फीस इज रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी and ex-serviceman category. However, the processing fee of 500 will have to be paid by each and every applicant.
जो कैंडिडेट्स SC ST PWD से बिलोंग करते हैं या एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से है, तो उन लोगों को एग्जामिनेशन फीस तो नहीं देनी है, बट प्रोसेसिंग फी 500 रुपीज सभी को देनी है। GST एज एप्लीकेबल विल बी चार्ज एक्स्ट्रा बाय द वे, बैंक के थ्रू GST एक्स्ट्रा से चार्ज किया जाएगा। एंड द लास्ट पॉइंट इज बिफोर अप्लाइंग please ensure to have following documents: scan image of latest photograph in JPG JPEG formats only for uploading। आपको अप्लाई करने से पहले आपके पास में स्कैन कॉपी होनी चाहिए आपकी लेटेस्ट फोटोग्राफ की, जो कि JPG या JPEG फॉर्मेट में होनी चाहिए। स्कैन इमेज सिग्नेचर्स इन JPG JPEG फॉर्मेट्स ओनली फॉर अपलोडिंग, और आपकी सिग्नेचर्स की भी आपके पास में स्कैन इमेज होनी चाहिए जो कि JPG या JPEG फॉर्मेट्स में होनी चाहिए। तो ये थी इसकी डिटेल नोटिफिकेशन और सारी ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, क्या डेट्स होने वाली है, क्या फीस होने वाली है, TGT और PRT के लिए कितनी वैकेंसी है, किस कैटेगरी में किस तरह से एग्ज़ाम होने वाले हैं, सिलेक्शंस किस तरह से होने वाला है, एंड देन आपको कैसे अप्लाई करना है, कहाँ से अप्लाई करना है। तो होप सो आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जो लोग अप्लाई करने वाले हैं इनके लिए बहुत सारा बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।